रिकॉर्डिंग। अच्छा उधर ये ना मतलब वैसे ही फन पर्सपेक्टिव है, इन्होंने ना डिफरेंट सिस्टम्स को उस तरह से, डिफरेंट गवर्नमेंट्स को ना उस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है इन नजर आ रही है स्क्रीन आपको? सर जो अभी जी सर आ रही है। सर जो आपने अभी पिक्चर एक शो की थी ये वाली सर, जिसके अंदर 4 चीजें थी बनी हुई, कम्युनिज्म और सोशलिज्म वाली, हाँ बता। वो उसके क्या कह रहे हैं कि कम्युनिज्म वाले सोशलिज्म को गलत और खुद को सही कह रहे हैं, और सोशलिज्म वाले कैपिटलिज्म को गलत और खुद को सही कह रहे हैं। हाँ जी, बेसिकली ये इनकी है ना, देखें यहाँ पे ना ये जो ऊपर वाली 2 पिक्चर्स है ना, ये है कैपिटलिज्म को डिस्क्राइब कर रहा है, ये डिस्क्राइब बाय कैपिटलिस्ट है, मतलब ये फर्स्ट वाली। इसमें कैपिटलिज्म वाले कह रहे हैं कि वी आर गुड, हमारे पास, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, गन्स आर डाउन, ठीक है, और एवरीबडी इज मेकिंग मनी। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसी सिस्टम को ना जब सोशलिस्ट करेगा ना डिस्क्राइब, तो उसे कहता है कि नहीं, जिसके पास पैसे है ना वो अगले बंदे को फोर्स कर सकता है, जिसके पास पैसे नहीं है ना वो उसको फोर्स कर रहा है। ठीक हो गया? तो ये पर्सपेक्टिव है आपका कैपिटलिज्म का। ठीक है? अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर हम सोशलिज्म को देखें तो सोशलिज्म वाले इसको कहते हैं कि जी सोशलिज्म का मतलब ये है कि हर किसी के पास इक्वल पैसे हैं, सबके पास सेम रिसोर्सेज है। और कैपिटलिस्ट इसको इस तरह से देखता है कि जिसके पास पैसा है ना, आप उसको उससे फोर्स करके उससे पैसा ले लो। ठीक है? तो मतलब ये डिफरेंसेस हैं बेसिकली इनके ना, कि कौन चीजों को किस तरह से डिस्क्राइब कर रहा है। तो सर इनके दोनों की तो एक दूसरे के बारे में परसेप्शन जो है वो सेम ही है, कि जिसके पास पैसे हैं वो गन, अच्छा ठीक है, नहीं उसके समझ पास लग इसमें पैसे गई। नहीं है। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे ना एक फन, ये मतलब इसने डिस्क्राइब किया हुआ है फन पर्सपेक्टिव में, काउज के कॉन्टेक्स्ट में। तो कम्युनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि यू हैव 2 काउज, द स्टेट। ये हाँ पुत्र। अगर देखा जाए तो सोशलिज्म और कम्युनलिज्म ने दोनों ने एक साइड पे तो ग्रेट रोल ही वैल्यू प्ले की है अपने, मतलब इक्वल सोसाइटी और क्लास प्रिविलेज को रिमूव करने में। तो एक पॉइंट पे आके दोनों सेम नहीं हो जाते? नहीं बस डेमोक्रेसी के पॉइंट से और लिबर्टी के पॉइंट से इनमें डिफरेंस नहीं आया तो देखो सोशलिज्म अगेन, और मैं इसमें कम्युनलिज्म आइडियल में। इनोवेशन नहीं है आपकी, जो है ना कम्युनिज्म, उसमें देखो स्टेट डिसाइड कर रही है। अब स्टेट का डिसीजन जो है ना, सपोज मैं कहता हूँ नॉर्थ कोरिया इसकी ना एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। नॉर्थ कोरिया वाले क्या कर रहे हैं, या मतलब साउथ कोरिया वाले क्या कर रहे हैं, उनकी ना लोगों के पास ना उस तरह से खाने को पैसे नहीं है, एंड दे आर मेकिंग बम्स, बम बना रहे हैं वो, ताकि अगेन उनको अमेरिका से थ्रेट ना हो। तो इसमें ना इश्यूज हैं काफी ज्यादा सारे, मतलब जो जब आप कहते हो ना कि इश्यूज हैं काफी ज्यादा सारे, तो उसमें ये है कि जब स्टेट डिसाइड करेगी तो स्टेट के अपने मसले हैं। तो पाकिस्तानी स्टेट डिसाइड करेगी ना, तो पाकिस्तान की स्टेट के लिए डिफेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन मेरे लिए एज ए इंडिविजुअल डिफेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए एज ए इंडिविजुअल मेरी रोजी रोटी इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं फौजियों के हाथ में मुल्क दे दूंगा तो वो ज्यादा पैसे डिफेंस पे खर्चेंगे। ठीक है? अगर मेरे हाथ में मेरे जितना होगा ना मामला, तो मैं अपनी रोजी रोटी कर लूंगा। तो ये डिफरेंस है, इनोवेशन नहीं है उसमें। ठीक है? ऑब्वियस सी बात है कि देखो दोनों के ना मेरिट्स डिमेरिट्स हैं। जो अमीर है ना वो चाहेगा कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी हो, और जो गरीब है ना वो चाहेगा कि सोशलिस्ट सोसाइटी हो। ठीक है? लेकिन अगेन द थिंग इज कि अब अमीरों की जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है इसमें गरीबों का नुकसान है, जो सोशलिस्ट सोसाइटी है उसमें अमीरों का नुकसान है। तो अगेन वी नीड टू टेक साइड्स ना, हमने एक सिस्टम डिसाइड करना है अपनी कंट्री के लिए। तो कंट्री के लिए फिर ना वहां पे फिर गवर्नमेंट का रोल आ जाता है कि गवर्नमेंट रहना फिर किस हद तक अलाउ करनी है चीजें। मतलब जिस तरह से सपोज मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है ना, वो हमारे यहाँ इस्लामिक सोसाइटी में क्या है, इस्लामिक सोसाइटी कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, मतलब यू गिव एवरीवन इक्वल अपॉर्चुनिटी, लेकिन फिर वो वेलफेयर सोसाइटी भी है, आप वो ज़कात के मामला लेके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी करते हो। तो आपको ना एक बैलेंस बनाना होता है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी भी एक एक्सट्रीम है, सोशलिस्ट सोसाइटी भी एक दूसरी एक्सट्रीम है। ठीक है क्या पुत्र? अच्छा पुत्र, तो यहाँ पे ना ये डिफाइन किया है आप लोगों को ना, बड़ी चीजें यहाँ से ना समझ आएंगी उस तरह से। कम्युनिज्म मतलब ये ना काउज की एग्जांपल है कि इफ यू हैव 2 काउज तो बेसिकली क्या होगा। तो कम्युनिज्म में इफ यू हैव 2 काउज द स्टेट टेक्स बोथ एंड गिव यू सम मिल्क। मतलब देखो अगर आपके पास एक एसेट है, गाय है, तो स्टेट क्या करेगी, स्टेट आपसे दोनों गाय ले जाएगी और आपको ना थोड़ा थोड़ा दूध देती रहेगी। ठीक हो गया? तो इसी तरह से
सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म बेसिकली इज के यू हैव 2 cows, you give one to your neighbor. अब सोशलिज्म में देखो ना रिस्ट्रेंट्स हैं, यू कैन ओन द काउ, लेकिन आप ना जो काउ ओन कर सकते हैं वो आप उतनी ओन कर सकते हैं जितनी आपके हमसाये के पास है। हमने गवर्नमेंट ने आपको ऑटोनॉमी दी हुई है, लेकिन आप एक हद से ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकते सोशलिज्म में। ठीक हो गया? इसके बाद ब्यूरोक्रेटिज्म है, मतलब ब्यूरोक्रेसी जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला जो लोग चलाते हैं, उसमें है कि यू हैव 2 cows, द स्टेट टेक्स बोथ, shoots one, milk the other and then throws the milk away। मतलब ये उन्होंने मजाक उड़ाया है कि अगर आप ब्यूरोक्रेट्स को मुल्क दे देंगे तो वो क्या करेंगे, वो आपसे ना गाय ले लेंगे, एक को मार देंगे, एक का जो है वो मिल्क अगर लेंगे भी तो मिल्क को जाया कर देंगे। मतलब बेसिकली कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं होगा अगर ब्यूरोक्रेसी से आप मुल्क जो है वो चलाएंगे। ठीक है? अच्छा, ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म जो है उसमें क्या है, यू हैव 2 cows, ठीक है, यू सेल वन एंड बाय अ बुल, ठीक है, यू हर्ड मल्टीपल्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब अगर कैपिटलिज्म में कहता है कि आपके पास अगर 2 जानवर हैं तो आप क्या करेंगे, आपने ब्रीड करेंगे, ज्यादा गाय आएंगी तो आप क्या करेंगे, आप ज्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल करेंगे, एंड इन द एंड यू विल सेल देम, रिटायर ऑन इनकम। मतलब अल्टीमेटली ना अमेरिकन जो है ना गोरे, वो रिटायरमेंट पे बड़ा फोकस करते हैं। तो अगेन द थिंग इज कि आप ना सारी उम्र काम करेंगे, ठीक है, कमाएंगे, ठीक है, अपना जो हर्ड है गाय बढ़ाएंगे, हर्ड बढ़ाएंगे, बिजनेस बढ़ाएंगे, और एंड पे बिजनेस बेच के ना आप सुकून से रिटायरमेंट वाली जिंदगी बसर करेंगे। ठीक है? अब इसमें ना अगेन कुछ कंट्रीज को भी ले आए हैं। आयरिश कारपोरेशन, आयरलैंड में ना दे बेसिकली लव देयर हॉर्सेस। ठीक है? तो यहाँ पे है आयरिश कारपोरेशन ऐसी होती है, यू हैव 2 cows एंड वन ऑफ देम इज एक्चुअली ए हॉर्स। मतलब आपके पास 2 गाय हैं, लेकिन आपने क्या किया हुआ है, आपने बेसिकली एक घोड़ा भी रखा हुआ था। ठीक है? इंडियन कारपोरेशन एक इंडिया में किस तरह से होगा, यू हैव 2 cows, यू वर्शिप देम। मतलब यू पीपल नो कि लाइक वो गाय की उस तरह से पूजा करते हैं। तो अगर इंडिया में यू हैव 2 cows तो यू विल बी वर्शिपिंग देम। एंड अमेरिकन कारपोरेशन, अब अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन है इनकी क्या स्टोरी है, तो इनके कॉन्टेक्स्ट में यू हैव 2 cows, यू सेल वन एंड फोर्स द अदर टू प्रोड्यूस मिल्क ऑफ 4 cows। मतलब आप क्या करेंगे, आप एक को बेचेंगे और उसके बाद एक जो रह जाएगी उसको फोर्स करेंगे कि ज्यादा काम करो। अच्छा, बाद में आप क्या करेंगे, यू विल हायर ए कंसल्टेंट टू एनालाइज व्हाई ए काउ हैज डाइड। अब डेफिनेटली आप जब उसे बहुत ज्यादा फोर्स करेंगे तो काउ विल डाई, तो आप एक कंसल्टेंट हायर कर लेंगे और आप रिसर्च करेंगे फिर कि ये जो एक गाय थी क्यों मर गई। ठीक है? स्विस कॉर्पोरेशन, आप लोगों को आइडिया है कि स्विट्जरलैंड जो है या स्विस कॉर्पोरेशन, स्विस बैंक मशहूर है। स्विस बैंक्स के पास अपना पैसा नहीं है, पूरी दुनिया से लोग वहाँ पैसा रखते हैं, ब्लैक मनी वहाँ स्टोर करते हैं। तो स्विस कॉर्पोरेशन अगर है आपकी, तो यू एक्चुअली हैव 5000 cows, none of them belong to you। मतलब आपके पास काफी ज्यादा सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसमें से कोई चीज भी आपकी नहीं है। यू चार्ज द ओनर फॉर स्टोरिंग देम। तो आपने बेसिकली उनके ओनर्स को आप चार्ज कर रहे हैं स्टोर करने के लिए। देन इराकी कारपोरेशन, अगर आप इराक में हैं तो एवरीबडी थिंक्स यू हैव लॉट ऑफ काउज। हर किसी को लगता है कि आपके पास बहुत कुछ है। ठीक है? यू टेल देम दैट यू डोंट हैव, यू हैव नन। आप उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है। नोबडी बिलीव्स यू, सो दे बम द क्रैप आउट ऑफ यू एंड इन्वेड योर कंट्री। आप सिंपली ये उसका मजाक उड़ाया है कि इराक के पास बम नहीं थे, ठीक है, लेकिन लोग ये समझते थे कि उनके पास बम है, तो उन्होंने क्या किया, अमेरिका ने उन पर बम बरसाए एंड इन्वेडेड देयर कंट्री। अच्छा, अगेन you still have no cows, but at least now you have a democracy। वहाँ सदाम हुसैन था, सदाम हुसैन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, वो डिक्टेटर था। तो अल्टीमेटली ये है कि अब भी आपके पास गाय नहीं है, बट यू हैव ए डेमोक्रेसी। मतलब ये उनका मजाक उड़ाया हुआ है बेसिकली। इसी तरह से एक चाइनीज कॉर्पोरेशन, तो चाइना में क्या होता है, यू हैव 2 cows, यू हैव 300 people milking them। मतलब चाइना में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा सारी है, तो 2 गाय हैं, लेकिन आपने 300 बंदे उनकी ना देखभाल के लिए लगाए हुए हैं, और आप क्लेम कर रहे हैं कि यू हैव फुल एम्प्लॉयमेंट एंड हाई बोवाइन प्रोडक्टिविटी। आपकी एम्प्लॉयमेंट भी फुल है एंड एवरीबडी इज प्रोडक्टिव। ठीक है? You arrest the newsman who reported the real situation। ठीक है? तो चाइना की सोसाइटी का जो है वो मजाक उड़ाया हुआ। इसके बाद ग्रीक कॉर्पोरेशन है। ठीक हो गया जी। ग्रीक कॉर्पोरेशन में बेसिकली ना 2007 में ना क्राइसिस आया था और उनके सारे पैसे डूब गए थे। इन्होंने फिर लोगों से कर्जे लिए और कर्जे भी खा लिए। ठीक है? तो ये उस चीज का मजाक उड़ाया हुआ है। यू हैव 2 cows borrowed from French and German banks।
ग्रीक के पास पैसे खत्म हो गए, उन्होंने फ्रेंच और जर्मन बैंक से लोन लिया, यू ईट बोथ ऑफ दम, और वो पैसे खा गए, ठीक है। द बैंक कॉल टू कलेक्ट देयर मिल्क, बैंक ने कहा कि जी हमें हमारा सूद दो, ठीक है, लेकिन उनके पास सूद नहीं था, पैसे नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, दे कॉल दी IMF। तो अब वैसी बात है, पैसे नहीं थे तो इन्होंने IMF से रुजू किया, IMF ने उन्हें दो और IMF ने उन्हें और रिसोर्सेज दिए, वो उसको भी खा गए, ठीक हो गया। द बैंक्स एंड द IMF कॉल टू कलेक्ट देयर काउ मिल्क, तो बैंक और IMF ने कहा कि हमारे पैसे वापस करो, तो अगेन एंड यू आर गेटिंग ए हेयर कट, मतलब सिंपली वो ना उन्होंने इस चीज को बॉदर ही नहीं किया, ठीक हो गया। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में है कि ग्रीक डूब गए थे बेसिकली, इन्होंने सबके पैसे खा लिए थे, ठीक है। अच्छा, फिर फ्रेंच कॉर्पोरेशन, यू हैव टू काउज, यू गो ऑन स्ट्राइक, ऑर्गेनाइज अ राइट एंड ब्लॉक द रोड्स बिकॉज यू वांट 3 काउज। मतलब फ्रेंच में अगेन ये उनका मजाक उड़ाया हुआ है कि वो हर चीज पे ना स्ट्राइक ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह से इटालियन कॉर्पोरेशन, यू हैव 2 काउज बट यू डू नॉट नो वेयर दे आर, यू डिसाइड टू हैव अ लंच, मतलब ये भी उनका भी मजाक उड़ाया हुआ है। इसी तरह से वेंचर कैपिटलिज्म, अब वेंचर कैपिटलिज्म बेसिकली इज ए कॉन्सेप्शन कि आप क्या करते हो, आपके पास एक आइडिया है, आप एक बंदे से रुजू करते हो जिसके पास पैसे हैं, उस बंदे को हम ना वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं। मतलब इसमें जो इनोवेटिव आइडियाज है ना, उसको वेंचर कैपिटलिज्म जो है वो पैसे प्रोवाइड करता है, और उस पैसे से वो बिजनेस खड़ा होता है, और वेंचर कैपिटलिस्ट को ना उसके अगेंस्ट जब कंपनी बाद में शेयर निकालती है ना, तो उनको काफी ज्यादा सारे शेयर मिलते हैं, तो ये उनका मजाक उड़ाया हुआ है। You have 2 cows, you sell 3 of them to your publicly listed company using letter of credit opened by your brother-in-law at the bank, then execute a debt equity swap with the associated general offer so that you get all 4 cows back with a tax exemption of 5 cows। तो ये मजाक उड़ाया बेसिकली कि एक्चुअल में ना 2 आपके पास काउज है, लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट को जो फायदा होता है ना, वो फायदा 2 से बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। The milk rights of the 6th cow are transferred via a intermediary to Siam Island Company, secretly owned by the majority shareholder who sells the right of to all 7 cows back to the listed company. The annual report says the company owns 8 cows with an option on 1 more. अभी again the thing is कि वो बताया है कि एक्चुअल में 2 काऊ ही हैं, लेकिन आपने ना वो चीजों को इस तरह घुमाया फिराया हुआ है कि आपकी एनुअल रिपोर्ट्स ना 8 गाय शो कर रही है, ठीक हो गया। ये फेसिज्म है, मतलब अगेन फेसिज्म इज लाइक फोर्स, जब आप किसी को करते हो ना उसको हम फेसिज्म बोलते हैं। फेसिस्ट गवर्नमेंट वो होती है जो कि फोर्सफुली सारे काम करती है, ठीक है। द स्टेट टेक्स बोथ एंड सेल यू सम मिल्क, मतलब स्टेट ना आपको दे भी कुछ नहीं रही, अब ये आप कह लो कि इन्हें गुंडा कर दिया है फेसिज्म। इसमें स्टेट क्या करती है, वो आपसे दोनों गायें हथिया लेती है और आपको फिर दूध बेचती है, मतलब इट्स नॉट कि आपको फ्री नहीं मिल रहा होता जितना कम्युनिज्म में मिल रहा होता है। ब्रिटिश कॉर्पोरेशन, यू हैव 2 काउज बोथ आर मैड, ब्रिटिश के बारे में मशहूर है कि दे बेसिकली आर मैड, ठीक है। तो उनके बारे में अगेन ये किया हुआ। ऑस्ट्रेलियन काउ है, मतलब ये अगेन नथिंग इज कि इन्होंने ना लास्ट ईयर, यू हैव 2 काउज, बिजनेस सीम्स प्रीटी गुड, यू क्लोज द ऑफिस एंड गो फॉर ए बियर टू सेलिब्रेट। तब ये अगेन ना उन्होंने सोशल कॉन्टेक्स्ट दिखाया हुआ कि मुख्तलिफ सोसाइटीज में या मुख्तलिफ कंट्रीज में इफ यू हैव रिसोर्सेज तो आपको किस तरह से जो है वो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसको आप सर्च भी कर सकते हैं ऑनलाइन, आप अगर वो काउ स्टोरी लिखेंगे ना, कम्युनिज्म एंड काउ स्टोरी, तो ये आपको जो है वो ये बड़ा फेमस डिपिक्शन है, ठीक हो गया। अब तक सर एरिश की समझ नहीं आई थी, उनके पास 2 काऊ थी और 1 घोड़ा रखा हुआ था उन्होंने। आयरिश बेसिकली क्या है, आयरिश लव देयर हॉर्सेस, ठीक है। तो अगर मतलब उनके पास 2, वो क्लेम कर रहे हैं ना कि दे हैव 2 काउज, तो बेसिकली दे डोंट हैव 2 काउज, उनके पास एक काऊ होगी और एक लाजमी घोड़ा होगा, ठीक है। तो ये मतलब उनका ना मॉक किया हुआ बेसिकली, मतलब उन्होंने रखना ही रखना है, इतना उनको प्यार है घोड़ा। देखो ना इसमें अगेन नथिंग इज, यहाँ पे ना प्रोडक्टिविटी है। अब प्रोडक्टिविटी, गाय जो है ना, गाय इज प्रोडक्टिव, दूध देती है, घोड़ा प्रोडक्टिव नहीं है, ठीक है। तो आयरिश जो है ना, दे विल क्लेम दे हैव 2 काउज, लेकिन एक्चुअली उनके पास एक अनप्रोडक्टिव चीज होगी, ठीक है। तो वो चीज जो है ना वहां पे डिपिक्ट की गई है। सर ये क्वेश्चन जो है वो ये आ सकता है कि इसको इलिस्ट्रेट करें इस तरह से काऊ की एग्जांपल से या किसी एग्जांपल पेपर में? जी सर। नहीं, पेपर में इस तरह से नहीं आता होता। अब पेपर में अगेन द थिंग इज, आपको जो है ना सिनेरियो आएगा उधर पेपर में, मतलब सिनेरियोज आएंगे छोटे 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 छोटे,
जिस तरह से आपका लाइक असाइनमेंट थी आपकी, लग गया मिड में, पता लग गया तुम लोगों को, टेंशन लो। वो था ना पेपर ते फोकस, थोड़ा पहले पता चल जाए तो बंदा तैयारी कर लेता है उस अब हिसाब से। पुत्र पेपर ते फोकस पेपर ते करी, पेपर दे लागे जाके करीदा है। अभी फिलहाल ये है कि यू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, क्या आपको बस समझ आ रही है? अगर तो आपको समझ आ रही है तो आप पेपर अच्छा कर लोगे, अगर समझ नहीं आई तुमसे सवाल करो। नहीं सर, समझ आ रही है बस अल्हम्दुलिल्लाह। फिलहाल जो है वो फिलहाल जो है ना वो क्या है, वो समझ ही आनी जो है वो जरूरी है पुत्र। सर पेपर्स कब है? मुझे क्या पता, तुम लोगों के हैं, तुम्हें बताओ। सर पढ़ा तो आप ही है ना? देख लेंगे, ले लेंगे पेपर, मेरा क्या, मैं तो घंटे में बैठ के पेपर बना दूंगा। सर हमारा तो पिछला भी रिजल्ट नहीं आया। अब उधर आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी तुम लोगों ने, रिजल्ट आते रहते हैं, रिजल्ट जाते रहते हैं, इसमें क्या है, इकट्ठे ही आएगा दोनों सेमेस्टर का। उठा जाएगा, तुम टेंशन लो, तुम्हारा टाइम पे ना तुम पास आउट हो जाओगे सारे, रिजल्ट आ जाएगा सारा, इंशाल्लाह। तो उसकी टेंशन लेनी। वो मास्टर भी तुम्हारे जो है ना लोगों से ज्यादा सोचते हैं, तो वो इतना ही होता है। ठीक हो गया पुत्र? तो बेसिकली हमने ना पॉलिटिकल सिस्टम को कर लिया, उसकी डिफरेंशिएशन को डिस्कस, बेसिक आइडियोलॉजी दो तीन ही है, लेकिन पुत्र दुनिया में ना एक्सट्रीम नहीं है, आप कहीं पे ना आपको एक्सट्रीम कम्युनिज्म मिलेगा, ना आपको एक्सट्रीम कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म की एक्सट्रीम आप कह सकते हैं अमेरिकन सोसाइटी है, लेकिन बाकी सोसाइटीज इवन अमेरिका, चाइना, मतलब जितने भी हैं, चाइना में भी कैपिटलिज्म प्रॉपर, पाकिस्तान में भी नहीं है, लेकिन वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। ठीक हो गया? अच्छा, अब अगेन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ना हमारा इकोनॉमिक सिस्टम जनरेट होता है। अब इकोनॉमिक सिस्टम में क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम में वी हैव गॉट मार्केट इकोनॉमी एंड कंट्रोल्ड इकोनॉमी। जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो मार्केट इकोनॉमी पे बेस करती है, जो कम्युनिज्म या सोशलिस्ट सोसाइटी है वो कंट्रोल्ड इकोनॉमी पे फोकस उस तरह से करती है। तो मार्केट इकोनॉमी में क्या है? मार्केट इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर। तब अगेन प्राइवेट सेक्टर के पास सारे पैसे होंगे, हर चीज प्राइवेट सेक्टर कर रहा होगा। अमेरिका इसकी एग्जांपल है, ठीक है? इसमें कुछ भी सेंट्रली प्लान नहीं होगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं प्लान करेगी कि कहाँ पे रिसोर्सेज को एलोकेट करना है। जहां पे प्राइवेट सेक्टर को लगेगा कि प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज है, प्राइवेट सेक्टर सारे के सारे पैसे वहां पे इन्वेस्ट कर रहा होगा। ठीक हो गया? जैसे सपोज अगर आजकल जैसा कोरोना है तो मेडिसिन कंपनीज जो है वो सारी की सारी कोरोना के पीछे लगी हुई है। तो अगेन द थिंग इज, जो प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी होगी ऑटोमेटिकली रिसोर्स एलोकेशन उस साइड पे चली जाएगी। तो यहाँ पे ना सप्लाई एंड डिमांड इज द मेन थिंग, कि जिस चीज की डिमांड होगी उस चीज की सप्लाई उतनी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? और जिसकी चीज की डिमांड नहीं होगी उस चीज की सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे ना कस्टमर या कंज्यूमर इज द किंग, जो कंज्यूमर या कस्टमर मांग रहा होगा ना आपको वो देना पड़ेगा उसे, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे ना एक इसका सेंट्रल फीचर ये है कि देयर शुड बी नो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो लिमिटेड है। अगर प्रोडक्शन लिमिटेड होगी ना तो उससे मोनोपोली क्रिएट होगी। जब मोनोपोली क्रिएट होगी तो क्या होगा? जो मोनोपोलिस्टिक फर्म है फिर वो एक्सेस प्रॉफिट चार्ज करेगी। तो मार्केट इकोनॉमी में मोनोपोलीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी का एक फीचर ये भी है कि उसमें एंट्री बैरियर नहीं होंगे। एंट्री बैरियर से मुराद ये है कि सपोज अगर मेरे पास मोबाइल फोन मैंने बना लिया ना, तो क्या होगा? मतलब एप्पल ने अगर टच मोबाइल फोन बना लिया ना तो सैमसंग विल फॉलो, और कुछ अरसे में वो जो एक्सेस प्रॉफिट है वो खत्म हो जाएगा। तो आपकी जो मार्केट इकोनॉमी है इसमें इनोवेशन होती है, जो लीडर होता है, फर्स्ट मूवर होता है, वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेता है। शुरू में वो ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में दूसरे एंट्रेंट्स मार्केट में आ जाते हैं और प्राइसेस डिक्लाइन कर जाती हैं। तो मार्केट इकोनॉमी में आपकी इनोवेशन जो है, अगर आपने सर्वाइव करना है तो यू नीड टू कंटिन्यूसली इनोवेट, ठीक है? इसमें गवर्नमेंट का रोल सिर्फ इतना ही होता है कि गवर्नमेंट ने ना कंपटीशन को इंकरेज करना होता है, गवर्नमेंट ने इंश्योर करना होता है कि गुड्स और कैपिटल का जो फ्लो है वो फ्री रहे, ठीक है? मतलब बिजनेसेस फैसिलिटेट हो, किसी को कोई तंग ना करे। ये मतलब ये ना हो कि सपोज जिस तरह से कराची में होता रहा है कि जी आपका एक बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, आपको भाई की कॉल आई है और भाई ने कहा कि इतने पैसे चाहिए, ठीक है? और वो काम नहीं होना चाहिए। आपकी प्रॉपर्टी जो है वो आपकी होनी चाहिए, किसी से आप कोई आपकी प्रॉपर्टी को फोर्स करके खरीद ले ना ले। आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपने कोई इनोवेशन की है, ठीक है, वो आपके नाम पे होनी चाहिए, उसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट ये इंश्योर करे कि मामलात जो हैं वो सही रहें, लेकिन कंपटीशन भी मेंटेन रहे। तो दुनिया में मार्केट इकोनॉमी जो है इसके बारे में कहा जाता है कि इट इज द की
फॉर प्रॉस्पेरिटी। जितनी भी इनोवेशन आई है वो इस मार्केट इकोनॉमी की वजह से ही आई है। अब सपोज आपने ना खुद विटनेस किया होगा कि स्टार्ट में ना मार्केट इकोनॉमी में क्या था, कोविड आया, कोविड से पहले ना सप्लाई, मास्क की सप्लाई ना लिमिटेड थी और मास्क ना 5 रुपए का मिलता था। कोविड आया, सप्लाई उतनी थी और डिमांड ना शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो मास्क जो है ना वो नापैद हो गए, लोगों ने 100 200 रुपए के सिंपल मास्क जो है वो लिए। अच्छा, जब लोगों ने प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज देखी ना, तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे, इवन मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने घर में मास्क बनाने शुरू कर दिए, सीने शुरू कर दिए मास्क। अब क्या हुआ, विद इन 1 और 2 मंथ सप्लाई बढ़ गई दोबारा से, और मास्क दोबारा से वो 10-15 रुपए पे जो है वो वापस आ गया। तो मार्केट इकोनॉमी में ये चीज है कि मार्केट इकोनॉमी में जैसे ही किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, उसकी इसकी सप्लाई भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरी को हम कंट्रोल्ड या कमांड इकोनॉमी बोलते हैं। इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी सारी की सारी गवर्नमेंट के हाथ में होती है, ये सेंट्रली प्लान होती है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि जी हमने बम बनाने हैं, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमने जो है वो गन्ना उगाना है, गवर्नमेंट सर डिसाइड करती है कि हमने क्या करना है। हाँ पुत्र, आज के लिए इतना काफी है। अब उधर क्या हो गया, अभी 10-15 मिनट रहते हैं, अभी लीगल सिस्टम है, इसके बाद खत्म बस। सर बहुत decide है। बहुत ज्यादा हो गया है। अब ये चीजें देखो, बैकग्राउंड तुम्हारा हो गया है, बस हम जल्दी जल्दी ना सिर्फ एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, आगे कुछ भी टेक्निकल नहीं है, टेंशन ना लो। ठीक हो गया। अच्छा, तो कंट्रोल्ड या कमांड इकोनॉमी में क्या है, इसमें एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। सर जी हमारा पॉइंट आ जाएगा। हाँ आ जाएगा पॉइंट, जरा तेरा चिंची आएगा ना, चली नहीं होते थे। ठीक हो गया। यहाँ पे ये भी देखो मौज है ना कि पॉइंट का भी कोई मसला ही कोई नहीं। चलें जी, सेंट्रली प्लान गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट विल डिसाइड कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, और किस चीज की क्या प्राइस होगी। ठीक है, रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट एलोकेट करती है वो करती है फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी। अब गवर्नमेंट को लगता है कि हथियार बनाना गुड ऑफ सोसाइटी है तो हथियार बनेंगे। गवर्नमेंट को लगता है कि अगेन द थिंग इज कि कोविड वैक्सीन बनाना गुड ऑफ सोसाइटी है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कोविड वैक्सीन बनाएगी सिर्फ, और बाकी कुछ नहीं होगा। तो बिजनेस आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, सारे बिजनेसेस गवर्नमेंट के होते हैं। इसके मेन इश्यूज हैं, इनएफिशिएंसी है, इनोवेशन नहीं होती, कोई बंदा हार्ड वर्क नहीं करता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट ने सब कुछ जब बनाना है तो गवर्नमेंट मुझे दे देगी, तो मैं काम क्यों करूं, क्योंकि मेरा इंडिविजुअल मुझे बेनिफिट तो कुछ होना नहीं। दुनिया में ज्यादातर ना मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। मिक्स्ड इकोनॉमी में इन दोनों सिस्टम्स को हम क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। इसमें कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, लाइक पाकिस्तान में आप देखें, इंडिया में आप देखें तो काफी सारे सेक्टर्स गवर्नमेंट ओन्ड है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन पाकिस्तान में लाइक गवर्नमेंट ओन्ड है। ठीक है, इसके अलावा अगेन द थिंग इज के आपकी कम्युनिकेशन जो है वो काफी हद तक गवर्नमेंट ओन्ड थी एक जमाने में। ठीक है, अभी भी बिजली की प्रोडक्शन पार्टली गवर्नमेंट ओन्ड है। ठीक है, अच्छा, और कुछ प्राइवेट है, बाकी आप प्राइवेट कारपोरेशन, जैसे सीमेंट सेक्टर प्राइवेट है, शुगर सेक्टर प्राइवेट है। अगेन द थिंग इज कि मिक्स इकोनॉमी में दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें ना एक और इसका सेंट्रल फीचर है कि गवर्नमेंट जो है ना वो बेल आउट करती है। अगर सपोज एक कंपनी डूब रही है ना, तो समटाइम्स गवर्नमेंट उसकी ओनरशिप खरीद लेती है। यूएसए में 2007-8 का जो क्राइसिस आया था ना, उसके बाद गवर्नमेंट ने जीएम मोटर्स को, सिटी बैंक को और कुछ और इंस्टीट्यूट्स को ना खरीद लिया था, ताकि वो इंस्टीट्यूट्स फॉर द टाइमिंग सस्टेन कर दें। इसकी ना सिंपली अनएम्प्लॉयमेंट कंसिडरेशन होती हैं कि अगर कंपनी डूब जाए, सपोज मैं कहता हूँ पीएए डूब जाए, अब पीएए की डूब जाएगी तो बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, तो उससे बचने के लिए फिर गवर्नमेंट ना बेल आउट पैकेज दे देती है ऐसी कंपनीज को। तो मिक्स इकोनॉमी में बेल आउट्स भी होते हैं। अमेरिका ने भी बेल आउट किए थे 2007-8 के कंटेक्स्ट में, लेकिन जैसे ही वो कंपनीज दोबारा स्टेबल हुई, अमेरिका ने वो कंपनीज को प्राइवेट ओनर्स को बेच दिया था। पाकिस्तान में ऐसे उस तरह से जो है वो नहीं होता। हम अगर बेचना चाहते हैं तो हमारे वो थोड़े से मसले जो है वो होते हैं। तो हमारी मिक्स इकोनॉमी थोड़ा लॉन्गर रन चलती है। अमेरिकन इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी है। चाइना की इकोनॉमी इन ए वे हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी कमांड इकोनॉमी की तरफ ज्यादा है, लेकिन उनकी भी वो मिक्स इकोनॉमी ही अब उस तरह से है। अच्छा उधर इसके बाद लीगल सिस्टम है। अब वैसी बात है, जैसा पॉलिटिकल सिस्टम होगा वैसे ही लीगल सिस्टम होंगे। तो लीगल सिस्टम में क्या चीज होती है, रूल्स होते हैं, लॉज होती है, उनकी इन्फोर्समेंट होती है। लाइक पाकिस्तान में रूल और लॉ है, लेकिन इन्फोर्समेंट उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो लीगल सिस्टम ऑफ ए कंट्री रेफर्स टू रूल्स, लॉज दैट रेगुलेट बिहेवियर along with processes by which the laws are enforced and through which redress for grievances is obtained. Now simply legal system वही है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपने किसी पे केस करना है अगर सपोज, तो पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो बहुत लंबा चलता है। तो पाकिस्तान का लीगल फ्रेमवर्क इज वीक बेसिकली। तो बिजनेसेस को भी अगर यहाँ पे अगर कोई मसला होता है तो वो कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में लंबा ही चलेगा काम, स्टे आ जाता है, वो चलता रहता है मामला सारे का सारा।
अच्छा, अब फॉर बिजनेस जो है ना, इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडिकेटर्स आपने सुने होंगे कि जी पाकिस्तान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंप्रूव कर गया, 2 पॉइंट ऊपर चला गया, 4 पॉइंट नीचे आ गया। अब आपका लीगल सिस्टम जितना अच्छा होगा ना, आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी अच्छी होगी। अब सपोज पाकिस्तान में ना कुछ चीजें बड़ी अच्छी हैं, लाइक मैं कहता हूँ कि मैंने कोई बिजनेस शुरू करना है तो मैं कहीं भी बगैर किसी अप्रूवल के कोई भी बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। ये काम आप यूएई में नहीं कर सकते। यूएई में अगर आपने कोई दुकान भी खोलनी है ना, तो आपको बकायदा उसकी इंस्पेक्शन करानी है, फिटनेस सर्टिफिकेट लेने हैं, उसके बाद लाइसेंस लेना है, और वो लाइसेंस पीरियडिकली रिन्यू भी होगा, ठीक है। लेकिन वहां पे लाइसेंसिंग वगैरह जो है ना, वो एक दिन में हो जाती है। आपने पाकिस्तान में, लेकिन अगर ऑन दी अदर हैंड आपने अगर पाकिस्तान में कोई सुई गैस का कनेक्शन या बिजली का कनेक्शन लगाना है ना, तो आप ना खप जाते हो और आपका कनेक्शन जो है वो नहीं लगता। तो अगेन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लीगल सिस्टम, हमारा लीगल इन्वायरमेंट और बाकी रेगुलेटरी इन्वायरमेंट सारे का सारा जो है वो आता है। अच्छा, अब तो बेसिकली ना 3 लीगल ट्रेडिशंस है दुनिया में चलती। एक है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ ना वेग होता है, ओपन होता है। ये ग्रेट ब्रिटेन की ये छोड़ी हुई चीज है। पाकिस्तान में भी कॉमन लॉ है। कॉमन लॉ में एक ट्रेडिशन होती है। ट्रेडिशन इज के लीगल हिस्ट्री क्या कहती है, ये चीजें किस तरह से चल रही हैं। एक प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट इसके पास्ट के जो केसेस हुए उसमें कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, वो भी प्रेसिडेंट सेट हो जाता है और उसी की बेस पर डिसीजन होते हैं। और एक कस्टम होता है कि प्रीवियसली लॉ किस तरह से अप्लाई किया गया, ठीक है। तो हमारे यहाँ जिस तरह से ये मार्शल लॉ जब लगता है ना, तो हम वो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को ना इन्वोक करते हैं कि जरूरी था जी मार्शल लॉ लगना। अब ये कस्टम है, मतलब ये अप्लाई किया गया एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में लॉ, और वो अप्लाई होता रहता है यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे ना कॉमन लॉ में लॉ जो है वो खुला होता है। लाइक ब्रिटेन को अगर देखें ना, ग्रेट ब्रिटेन का कोई लीगल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ब्रिटिश इज द ओनली कंट्री जिसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वहां पे जो ट्रेडिशंस इवॉल्व हो गई है ना, उन्हीं की बेस पे उनका कंट्री चलता है। अच्छा, अब यहाँ पे ना फिर जजेस हैव मोर पावर। अब जजेस ना इंटरप्रेट करते हैं फिर लॉ को अपने मुताबिक। ये जो हमारी गवर्नमेंट की टसल चल रही होती है ना, ये जी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं, बाकी सारे मामला सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन कर रही है लॉ की। तो ये कॉमन लॉ के मसले हैं कि कॉमन लॉ थोड़ा सा ना वेग होता है, एग्जैक्ट नहीं होता। तो फिर जो कोर्ट है उसको उस लॉ की इंटरप्रिटेशन करनी पड़ती है। दूसरा हमारा जो है वो सिविल लॉ है। ब्रिटिश की जितनी कॉलोनीज है ना, उसमें यही लॉ चलता है जी। दूसरा सिविल लॉ है। सिविल लॉ में ना डिटेल्ड सेट ऑफ कोड होता है, मतलब हर चीज ना डिसाइडेड होती है कि क्या चीज किस तरह से होगी, और उसमें कोई भी चीज में इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश नहीं होती। ये कुछ कंट्रीज में, जिस तरह से जर्मनी, फ्रांस और रशिया में ना, ये सिविल लॉ जो है ये उस तरह से जो है इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। और इसकी ओरिएंटेशन वो उससे मिलती है, अगेन जो कॉमन सोसाइटी वाला प्रैक्टिस है कि हर चीज रिजिड है वहां। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है। जजेस सिर्फ लॉ को अप्लाई करते हैं, लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं करते, या लॉ को सॉरी जज इंटरप्रेट नहीं करते। यहाँ पे सिर्फ इम्प्लीमेंट करते हैं, इंटरप्रेट नहीं करते। तीसरी ट्रेडिशन ना थियोक्रेटिक लॉ की है। ये ना रिलीजियस टीचिंग की बेस पे इवॉल्व होता है। इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो इस्लामिक या शरिया लॉ है। वैसे हिंदूज में भी और इसी तरह से क्रिश्चियन या ज्यूज में भी ये लॉ इम्प्लीमेंट रहा है, लेकिन रिसेंट टाइम्स में इसकी जो बड़ी एग्जांपल है वो इस्लामिक या शरिया लॉ है, जो कि कुरान और सुन्ना की बेस पे जो है चलता है। ये लॉ जो है ये मॉरल सिस्टम पे बेस करता है। इसका कमर्शियल कॉन्टेक्स्ट इतना अच्छा नहीं होता। लाइक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि रिबा द स्टेट शैल एलिमिनेट रिबा एज अर्ली एज पॉसिबल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सूदी निज़ाम का जितनी जल्दी हो सके हुकूमत खात्मा करेगी, लेकिन अभी तक हमारे बैंक्स जो हैं वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन वीक है। तो यहाँ पे ना हमारा मिक्स लॉ है, थियोक्रेटिक और कॉमन लॉ का मिक्सचर हमारे यहाँ उस तरह से जो है चल रहा है, ठीक है। तो एप्लीकेशन इसकी डिबेटेड है, लेकिन बेसिक फिक्स है। मतलब कुरान और सुन्नत से जो है वो चलेगा, लेकिन डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस है। कुछ लोग कहते हैं कि जी इस्लामिक फाइनेंस इज इस्लामिक, कुछ लोग कहते हैं कि इस्लामिक फाइनेंस इज नॉट इस्लामिक। तो एप्लीकेशन की डिबेट इसकी जो है वो चलती रहती है, लेकिन अगेन द थिंग इसकी जो बेसिक है वो फिक्स है हमारी। ठीक हो गया। तो ये 3 लीगल ट्रेडिशंस हैं। जनरली किसी भी कंट्री में ना एग्जैक्टली ये तीनों ट्रेडिशंस फॉलो नहीं हो रही होती। कुछ चीजें डिटेल्ड होती हैं, कुछ चीजें इस्लामिक, जैसे पाकिस्तान में कुछ चीजें इस्लामिक हैं, कुछ चीजें लिखी हुई हैं,
और कुछ ना कॉमन लॉ है जो कि ट्रेडिशन या प्रेसिडेंट से उस तरह से जो है वो चल रहा है। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में ये मिक्सचर ही चल रहा होता है, लेकिन हर लॉ की ना अपनी एप्लीकेशन है। ये जो आखिरी स्लाइड है। अच्छा, लीगल कंटेक्चुअलाइजेशन, सपोज हम ना अब इन्हीं सर बस कर दें। खत्म हो गया, ये आखिरी फिर स्लाइड नेक्स्ट में पढ़ लेंगे। ये खत्म, सिविल लॉ में आपने बताया सर प्लीज। अब उधर खत्म। देखो आखिरी स्लाइड है, ये पिछले लॉ वाली ना उसकी एग्जांपल्स हैं बस, ठीक है। सर सिविल लॉ का बताइएगा। अच्छा, सिविल लॉ पुत्र उसमें डिटेल्ड एक्सक्यूज मी सर, है हर चीज। सर सिविल लॉ में आपने कहा कि जज जो है जज सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन implement करते हैं लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं करते। नहीं। इंटरप्रिटेशन इन विच इंटरप्रिटेशन को तो देखो लॉ में ना एक चीज, सपोज हम ये कहते हैं, जैसे आजकल ना रिसेंट चल रहा था सीक्रेट बैलेटिंग का, ठीक है। आपने सुना होगा खबरों में कि पाकिस्तान में ना लॉ में ना लिखा हुआ है कि ना सीक्रेट बैलेटिंग होगी। तो इसको ना पीटीआई की गवर्नमेंट ने चैलेंज किया हुआ था कि सीक्रेट बैलेटिंग जो है उससे ये मसले होते हैं, तो फलाने कानून की रूह से इसको इंटरप्रेट करें, ठीक है। अब उन्होंने फिर उसकी इंटरप्रिटेशन दी, उसमें देयर वाज ए पॉसिबिलिटी कि वो अलाउ कर देते सीक्रेट बैलेटिंग, ठीक है। एंड लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने इसको अलाउ नहीं किया। मतलब यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन वो ना उसकी इंटरप्रिटेशन ओपन है। लाइक लिखा हुआ है जी, द स्टेट शैल एलिमिनेट रिबा एज अर्ली एज पॉसिबल। अब जब स्टेट विल एलिमिनेट रिबा एज अर्ली एज पॉसिबल है ना, तो अब ये एज अर्ली एज पॉसिबल इज अगेन सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन। इस पे ना 1980s में ज़ियाउल हक के दौर में रूलिंग आई, फिर 95 में इस पे रूलिंग आई, उन्होंने टाइम भी सेट कर दिया था कोर्ट ने। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन वो एज अर्ली एज पॉसिबल को ना वो फिर ना ले जाते हैं प्रैक्टिकलिटीज पे, ठीक है। तो अभी भी पाकिस्तान में जो है वो इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग चल रही है, हालांकि लॉ ये कहता है कि नहीं होनी चाहिए। तो हमारा क्योंकि कॉमन लॉ है, ठीक है, तो कॉमन लॉ में इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश मौजूद है। अगर सिविल लॉ होता तो सिविल लॉ में ये होता है कि जी द रिबा शैल बी एलिमिनेटेड, या देयर शुड बी नो रिबा ट्रांजैक्शंस इन द कंट्री, ठीक है। अब वो फिर ये होता है कि लॉ में लिखा होता है जी कि रिबा नहीं है, उसमें कोई इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश नहीं थी, किसी को कोर्ट में जाना ही नहीं पड़ना था। तो यहाँ पे ट्रेडिशंस है, लीगल हिस्ट्री है, तो क्या होता है उसको ना कॉन्टेक्स्ट वाइज ना इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक हो गया पता? ओके सर। अच्छा, अब इसकी ना ये इंटरप्रिटेशन उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि डिफरेंसेस इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, यू पीपल नो अबाउट कॉन्ट्रैक्ट लॉ, आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। अब कॉमन लॉ में ना हम ना कॉन्ट्रैक्ट को बहुत डिटेल्ड लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्फोर्समेंट के मसले हैं। आप जब कोर्ट में कोई बात जाएगी ना, तो वो कोर्ट एक बात नहीं तो दूसरी चीज नहीं तो तीसरी चीज, कहीं ना कहीं से वो कोई मेन मेख निकाल लेंगे। तो कोशिश की जाती है कि जब कॉमन लॉ सिस्टम अगर है और वहां पे कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो वो लंबा चौड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो, उसमें हर एस्पेक्ट को प्रॉपरली कवर किया गया हो, ताकि इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश ना रहे। सिविल लॉ में नहीं होता, क्योंकि सिविल लॉ में ऑलरेडी डिटेल से सारी चीजें जो है लिखी होती हैं। तो सिविल लॉ में क्या होता है, ये शॉर्टर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वहां पे इन्फोर्समेंट जो है वो काफी ज्यादा सारी स्ट्रांग होती है। इसी तरह से प्रॉपर्टी राइट में अगेन, प्रॉपर्टी राइट्स में इट अगेन डिपेंड्स कि कौन प्रॉपर्टी को ओन करेगा। इसमें ना प्राइवेट एक्शन हो सकता है, ठीक है। लाइक कॉमन लॉ में, सिविल लॉ में अगेन वही चीज है कि आपने ना बता दिया कि प्रॉपर्टी को कौन ओन करेगा, ठीक है। लेकिन कॉमन लॉ में ना इंटरप्रिटेशन है। लाइक जिस तरह से मैं कहता हूँ पुल बन रहा है, अब पुल बन रहा है तो वहां पे ना गवर्नमेंट चली जाती है कोर्ट में कि जी हमें पुल बनाने के लिए जगह चाहिए, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, हमें ये चाहिए, और गवर्नमेंट ले लेती है वो प्रॉपर्टी। अब वहां पे सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन है कि जी पब्लिक की गुड के लिए अगर गवर्नमेंट को कोई प्रॉपर्टी चाहिए होगी तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ले लेगा। तो गवर्नमेंट को ना वहां पे ये करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है कि इट इज फॉर द पब्लिक गुड, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगेन प्रॉपर्टी राइट्स में दो चीजें होती हैं, एक प्राइवेट एक्शन होता है, एक पब्लिक एक्शन, और करप्शन के थ्रू मामला खराब होते हैं। तो प्राइवेट एक्शन में क्या होता है कि आपकी प्रॉपर्टी को कोई चुरा ले, पायरेट कर ले, ब्लैकमेल करे, या हमारे यहाँ कब्जा माफिया है, लोग कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन लॉ थोड़ा सा ना लीनियंट होता है। मतलब सपोज मैंने ना किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, वो बंदा कोर्ट में चला गया, स्टे हो गया, अब स्टे में कब्जा तो मेरा है, अब वो जब तक केस चलेगा 15-20 साल, उस टाइम तक वो मामला चलते रहेंगे।
लेकिन सिविल लॉ में ये चीजें ना स्ट्रिक्ट होती हैं, मतलब अगेन द थिंग इज के फौरन जजमेंट आ जाएगी, आर्गुमेंट की इतनी ज्यादा जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। इसी तरह से पब्लिक एक्शन और करप्शन है। अब इसमें क्या होता है, पब्लिक एक्शन में ना पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स जो पैसा एक्सटॉर्ट करके ना वो जमीन हथिया लेते हैं, गवर्नमेंट की जमीन पे कब्जे हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से बगैर पब्लिक को पैसे दिए पब्लिक की जमीन पे कब्जा कर लेती है गवर्नमेंट, ठीक है। इसी तरह से पब्लिक जहाँ मलिक रियाज जैसे लोग वो गवर्नमेंट की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। तो अगेन द थिंग इज के आपका जो कॉमन लॉ है इसमें ना इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश ज्यादा होती है, ये वीक लॉ है। और जो सिविल लॉ है ये स्ट्रिक्ट लॉ होता है, इसमें हर चीज मेंशन्ड होती है, ठीक हो गया। अच्छा, आजकल जो एक नई डिबेट है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में यू कैन हैव पेटेंट्स, कॉपीराइट्स या ट्रेडमार्क्स आपके होते हैं। पेटेंट ना प्रोडक्ट का होता है और कॉपीराइट ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का होता है, ठीक है। आपने कोई चीज मैन्युफैक्चर की है उसका पेटेंट होता है, और किसी किताब का, म्यूजिक का, इसका मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉपीराइट होता है। ट्रेडमार्क आपका लोगो शोगो होता है, आपका नाम जो इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे ना देखो, पाकिस्तान में आप लोग किताबें लेते हो, आप उर्दू बाजार जाए, वहाँ पे ना पायरेटेड किताबें भरी पड़ी है। आप लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो, उस पर आपकी जितनी भी सीडी है ना वो क्या है, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, विंडो शिंडो है, ये आप पायरेटेड इस्तेमाल करते हैं। अब ओवर द टाइम इस पे भी लॉज हैं, पाकिस्तान में इसके लॉज बहुत वीक हैं, वेस्ट में इसके लॉज बहुत स्ट्रांग हैं। आप वहाँ पे जो है वो इस तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इवन इफ कि आप यूट्यूब पे भी अगर किसी के गाने गुने लगा देना तो यूट्यूब उसको म्यूट कर देता है, ठीक है, कि जी ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। फेसबुक भी इसको म्यूट कर देता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन उस तरह से जो है वो हो रही है। तो वहाँ पे लॉ जो है वो काफी स्ट्रांग है। पाकिस्तान में लॉ स्ट्रांग नहीं है। हम जो है वो क्या करते हैं, इसकी खुल्लम खुल्ला जो है वो अगेन करते हैं, इसकी खुल्लम खुल्ला इसकी जो है वो खिलाफ वर्जियां करते फिरते हैं, ठीक है। अब इसमें ना कंट्री टू कंट्री बहुत डिफरेंसेस हैं। जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लॉज बहुत तगड़े हैं। जितने पाकिस्तान जैसे कंट्री हैं यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के सच कोई लॉज नहीं है। लास्ट है पुत्र प्रोडक्ट सेफ्टी एंड प्रोडक्ट लायबिलिटी। अब सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट शुड बी देयर, लेकिन पाकिस्तान में अगेन इसके लॉज बहुत वीक हैं। लाइक पाकिस्तान में गाड़ियां बनती हैं, उन गाड़ियों में कोई ना एयर बैग नहीं होते, सेफ्टी के मामला खराब है। यहाँ पे ना प्रोडक्ट की लायबिलिटी भी कोई नहीं है। लायबिलिटी होती है कि सपोज अगर किसी कंपनी की प्रोडक्ट से किसी बंदे को कोई डैमेज हुआ ना, तो वो बंदा उस कंपनी पे केस कर सकता है और उससे डैमेजेस वसूल कर सकता है, इसको हम लायबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे ना प्रोडक्ट लायबिलिटी का भी ऐसा कोई केस आपको नहीं मिलेगा। सपोज मेहरान वालों ने गाड़ी बनाई, उसमें एयर बैग नहीं थे, ठीक है, मेहरान लग गई, बंदे की डेथ होगी, तो कोई बंदा मेहरान पे केस नहीं कर, मेहरान वालों पे केस नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे अगेन वो लीगल फ्रेमवर्क उस तरह से अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब इसकी ना समटाइम्स सिविल इंप्लीकेशंस होती हैं, इसकी क्रिमिनल इंप्लीकेशन भी होती हैं। सिविल इंप्लीकेशन में जुर्माना हो जाता है और क्रिमिनल इंप्लीकेशन में जेल भी हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान में अगेन आप लोगों को आइडिया है कि यहाँ पे ना गारंटी सिर्फ जो है वो एक कागजी चीज है, ऐसा गारंटी है